अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ स्टार्ट करने वाले हैं। और इसको मैं पहले बुक में से साथ साथ ओवरव्यू देती जाऊंगी आपको, और जो चीज़ हमारे पास अगर ऐसी होगी कि जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो वो मैं आपको लिख के बता दूंगी। तो आप चैप्टर नंबर 9 ओपन कर लें अपनी बुक्स में, और साथ साथ आप मेरे रीड करते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेव्स इन वन डायमेंशन, द वेव इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब एक डायमेंशन का मतलब यह है किसी एक डायरेक्शन जैसे एक्स वाई जी डायरेक्शन के अंदर अगर वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेव क्या होती है। तो आपके पास वेव जिसके बारे में हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं वो ये होता है हमारे पास कि अगर आपके पास किसी भी कॉन्टिन्यूस मीडियम का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा मीडियम हो जिसमें आपके पास जो है वो थ्रू आउट द मीडियम जो है आपके पास कोई ब्रेक ना हो, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी ना हो। वहां पे अगर आप कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो जो डिस्टरबेंस है वो ट्रैवल करती है थ्रू आउट दैट मीडियम, और वो उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द वेव विल डैमेज इन साइज एज इट मूव्स। ठीक है। तो जैसे हमने शेप की बात की कि आपके पास नॉर्मली जो है अगर आपके पास मीडियम के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही हो तो फिर आपके पास जो है वो वेव का साइज जो है वो जो भी आपके पास वेव जनरेट होती है उसकी जो शेप है जो वो ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो वो उसकी जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है या उसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास मीडियम डिस्पर्सिव है तो डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव एक डिस्पर्सिव मीडियम में से ट्रैवल करती हैं तो वो सब डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेंगी। मतलब अगर एक मीडियम के अंदर एक वेव आ रही है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव है वो आपके पास डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगी, तो ऐसे मीडियम को हम डिस्पर्सिव कहते हैं। तो वो इट डिपेंड्स कि आपके पास 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन किसी में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो जो वेव जो है वो स्प्रेड आउट होती रहती है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता रहता है। और आपके पास अगर हम स्टैंडिंग वेव की बात करें तो स्टैंडिंग वेव जो होती है वो प्रोपोगेट नहीं करती, वो अपनी ही जगह पे रहती है। जैसे आपके पास नॉर्मली वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है, लेकिन स्टैंडिंग वेव प्रोपोगेट नहीं करती। तो आपके पास सबसे पहले हम एक सिंपल केस से स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हमारे पास फिक्स शेप और कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्टिंग्विश कर लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स को भी, और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास वेव की जो शेप है वो फिक्स है और आपके पास जो है उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है तो क्या होगा। तो आपकी बुक में जो फिगर 9.1 बनी हुई है, ठीक है, इस 9.1 फिगर के अंदर आपके पास इन्होंने एक वेव को ड्रॉ किया हुआ है 2 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। वो जब ट्रैवल कर रही है बेसिकली वेव टाइम t इक्वल टू 0, फिर किसी सर्टेन टाइम t के ऊपर इन्होंने वेव को ट्रैवल किया ड्रॉ किया हुआ है। और इसमें आपके वाई एक्सिस पे वेव का फंक्शन है, वेव फंक्शन ये जो वेव की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपके पास एक्स एक्सिस है जो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने z कहा हुआ है, वो एक्सिस जो है बेसिकली वो आपके पास उसको वी टी का हुआ है। वी इंटू टी का मतलब ये होगा कि वो आपके पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो जो एफ है वो जेड का फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास जो ये जेड है इस पे डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम के साथ जो है वो जेड जो है वो हमारे पास किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, इन द फिगर आई हैव ड्रॉन द वेव एट 2 डिफरेंट टाइम्स, वंस एट टाइम t is equal to 0 and again at some later time t. Each point on the wave forms simply shift to the right by an amount vt. अब यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि आपके पास जो ये वेव है इसकी शेप बिल्कुल सेम रह रही है, क्योंकि हमने केस ये लिया है कि आपके पास वेव की शेप चेंज नहीं हो रही। ठीक है। और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए डिफरेंट टाइम पे हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसके दरमियान में जब t इक्वल टू 0 से लेके किसी टाइम t तक की जो 2 वेव्स हैं, जो 2 पॉइंट्स पे जो वेव्स हैं उनके दरमियान में अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस वेव की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और जो टाइम उसे लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उस टाइम के साथ आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जो ये आपके पास वेव फॉर्म्स हैं इनके दरमियान में आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप एक वेव इन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे हमने ये सपोज कर रहे हैं कि जो वेव है वो जनरेट हुई है बाय शेकिंग वन एंड ऑफ अ टॉट स्ट्रिंग। मतलब आपने एक स्ट्रिंग को जो है वो एक एंड को शेक किया, उससे वेव जनरेट हुई जिसकी फॉर्म एफ जेड टी थी।
और ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जेड टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट पॉइंट जेड एट टाइम टी, मतलब किसी पॉइंट जेड और टाइम टी के ऊपर जो भी आपके, जैसे आपके पास वेव स्टार्ट हुई ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए तो आपके पास टाइम के साथ वो किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है, वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सपोज करें कि इनिशियल शेप जो थी स्ट्रिंग की, वो उसको अगर आप टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया जी ऑफ जेड, जो कि हमने कहा कि एफ जेड 0 के बराबर है, व्हाट इज द सब्सिक्वेंट फॉर्म एफ जेड टी, मतलब टाइम टी के ऊपर उसकी क्या फॉर्म होगी। तो वेल द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट जेड एट द लेटर टाइम टी इन इज द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट एट वी टी टू द डे। बेसिकली मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आप ये देखें कि एफ जेड टी अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो बेसिकली आपके पास किसके बराबर है। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो चीज लिखी है इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब ये है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, शायद आपको अपने बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको साथ नजर आ जाए। मैंने थोड़ा दूर रखा हुआ है तो शायद उस वजह से आपको सही नजर ना आए। तो आई मे चेंज दी लोकेशन ताकि थोड़ा सा आई थिंक शेडी हो रहा है तो वो थोड़ा बेहतर हो जाए। वेल ओके, तो ये आपको ये दिखाया हुआ इन्होंने है इस बात की सिचुएशन का मतलब क्या है। सिचुएशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी पोजीशन z और टाइम t के ऊपर वेव की फॉर्म को चेक करना चाह रहे हैं, तो अगर आप स्टार्ट में जाएं, स्टार्ट में जब आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो उस वक्त अगर आप z को ले लें विद रेफरेंस टू प्रेजेंट z, मतलब लेट्स सपोज में अभी वाला जो मेरा z है, जब भी वाली जो मेरी पोजीशन है उसको मैं z ले रही हूँ, ठीक है। तो उसकी रेफरेंस से मैं जो इनिशियल पोजीशन है अगर उसको डिफाइन करना चाहूँ तो वो क्या होगी, z माइनस वी टी। ऑब्वियसली हम उससे पीछे जाएंगे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन होनी चाहिए वेव की, तो वो आपके पास जो करंट पोजीशन है वेव की उसमें से जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करके वो करंट पोजीशन तक आई है वो डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास वो पोजीशन आ जाएगी जो उसकी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली पीछे जाने के लिए आपको जो करंट पोजीशन है जेड, उसमें से आपने वो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वीटी वो आपने माइनस कर दिया वेव का, तो आपके पास उसकी टाइम टी इज इक्वल टू 0 की पोजीशन आ गई। तो क्योंकि हमने ये कहा है कि वेव का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही है और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, तो जो एफ है वो तो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ उसके जो बीच में आर्गुमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब उसकी जो फॉर्म है वो वही रहेगी, लेकिन सिर्फ पोजीशन एंड टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन आपके पास वेव की फॉर्म चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो एफ जेड टी जो है वो बेसिकली आपके पास बराबर होगा एफ जेड माइनस वी टी एट टाइम इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद क्योंकि हमने एफ जेड 0 को डिफाइन किया था इज इक्वल टू जी जेड, तो एफ जेड माइनस वी टी 0 जो है वो उसका वो बराबर हो जाएगा जी जेड माइनस वी टी के बराबर। तो जो ये स्टेटमेंट है कैप्चर्स मैथमेटिकली द एसेंस ऑफ वेव मोशन। तो इस इक्वेशन से जो चीज समझ आ रही है वो वेव मोशन को कैसे समझ आ रही है कि मतलब आप टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन ये है, और जब आप किसी टाइम टी के ऊपर देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या है और उसका आपस में क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, कैसे स्पीड v इन्वॉल्व हो रही है। तो ये सब चीजें जो है इसमें वेव मोशन जो है वो इस एक इक्वेशन के अंदर उसकी पूरी सारी चीजें जो है वो कैप्चर हो गई हैं, ठीक है। तो it tells us that the function f z t which might have dependent on z and t in any old way in fact depends on them only in the very special combination z minus v t। तो मतलब बेसिकली इन्होंने आपको यहाँ से ये भी एक और चीज भी पता चल रही है कि जो f है वो किस तरीके से z और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस फॉर्म में डिपेंड कर रहा है, वो z माइनस वी टी के एक स्पेशल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये चीज ट्रू है, when that is true the function f z represent a wave of fixed traveling in the z डायरेक्शन एट स्पीड v। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है एक वेव को जिसकी शेप फिक्स्ड है, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रही है z डायरेक्शन में और उसकी जो स्पीड है वो v है, ठीक है। यहाँ तक इस इक्वेशन से जो है ना हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक ऐसी शेप है, एक वेव है सॉरी, जिसकी शेप जो है वो फिक्स्ड है, वो किसी स्पीड v के साथ ट्रैवल कर रही है इन द z डायरेक्शन। तो अगर आपके पास इन्होंने जैसे एक एग्जांपल लिया एफ ए एंड बी आर कांस्टेंट विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स, अब इन्होंने कुछ इक्वेशन वेव के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वेव के लिए इन्होंने एफ डिफाइन किए हैं, f1 f2 एंड f3, और ये सब जो है वो z एंड t का फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वेव हैं, ये मतलब इस शेप में होगी, एक्सपोनेंशियल वाली में होगी, ये साइन में होगी, ये 1/, में होगी। तो ये तमाम जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव विद डिफरेंट शेप ऑफ कोर्स। और लेकिन जो f4 एंड f5 है इन्होंने कहा है ये डू नॉट, ठीक है, मतलब ये बेसिकली इन दोनों के बारे में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो है अगर आप इनको एक्सपैंड करें और सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्म जो है वो बना रही होंगी, ठीक है।
तो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं जो कि आपके पास एक फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं, दूसरी फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। आप एक्सपैंड करते हैं तो एक फॉर्म में आ जाती है, कंपोज करते हैं तो दूसरी फॉर्म में आ जाती है। तो ये तो वाकई डिफरेंट है, लेकिन ये जो है ना वो एक ही की दो डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, तो इसलिए ये एक ही तरह की वेव्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो why does the stress string support wave motion? Actually it follows from Newton's second law. Imagine अब हमें ये देखना है कि क्यों जो है आपके पास स्ट्रेस स्ट्रिंग जो है वो सपोर्ट करता है वेव मोशन को, ठीक है। तो आपके पास न्यूटन के सेकंड लॉ, अब हम देख लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को हम इस पर अप्लाई करते हैं। अगर आप एक बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग लें अंडर टेंशन टी, मतलब उसके अंदर आपने कोई टेंशन क्रिएट की, मतलब उसके साथ कोई वेट सस्पेंड कर दिया है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, या उससे कोई उसके अंदर कोई वेव जो है वो मूव कर रही है जिसकी वजह से उसके अंदर टेंशन टी है। तो इफ इट डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अगर आपके पास कोई वेव अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से सॉरी अपना स्ट्रिंग जो है कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, तो द नेट ट्रांसफर्स फोर्स ऑन द सेगमेंट बिटवीन z एंड z प्लस z। अब ये जो है ना वो एक डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है जिसमें आपके पास ये स्ट्रिंग है प्लस पोज, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके पास एक टेंशन है टी, ये मतलब बेसिकली आप समझ लें कि ये आपके पास एफ और जेड जो है बेसिकली आपके वजह से वेव इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आप उसकी जो फॉर्म होती है उसको एज अ फंक्शन ऑफ जेड जो है वो आप इसे ड्रॉ करते हैं। तो आपने ये ड्रॉ की है, तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स आपने ले लिए। तो इनके अंदर जो है ना एक पॉइंट जो है वो आपने जेड पे ले लिया और एक पॉइंट जो है उसका जो है वो जेड प्लस डेल्टा जेड पे ले लिया, ठीक है। तो अब आपके पास अगर वेव जो है वो एक डिस्प्लेस हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस हो रही है, जेड से लेके आपके पास जेड प्लस डेल्टा जेड तक, तो आपके पास उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो यहाँ से अगर आप देखें जो नेट फोर्स उसके ऊपर ट्रांसवर्स फोर्स लग रही है, तो वो आपके पास क्या है। अगर आप इन फिगर को देखें, ठीक है, ये वाली जो टेंशन है ये आपके पास हॉरिजेंटल के साथ थीटा बना रहा है और ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये हॉरिजेंटल के साथ थीटा प्राइम बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन टेंशन जो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हमने कहा है सेम है, तो अगर आप इस टेंशन को रिजोल्व करें एंड टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो आपके पास इस पॉइंट पे टेंशन जो है वो मैं आपको इसको रिजॉल्व करके बता देती हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। तो आपके पास ये थी, मैं रिजॉल्व कर रही थी, फिगर है 9.2 और हमारे पास ये स्ट्रिंग है एट डिफरेंट पोजीशन z दिस एंड z प्लस z डेल्टा z, टेंशन t and this is tension t, this is making angle theta prime and here this is making angle theta। तो अगर आप इनको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास t साइन ऑफ थीटा प्राइम और ये है आपके पास t साइन ऑफ कॉज ऑफ उल्टा कह दिया, कॉज ऑफ थीटा प्राइम t साइन ऑफ थीटा प्राइम। और इसी तरह अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो ये थीटा है, तो ये वाला आपके पास जो है इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा t साइन ऑफ थीटा और ये हो जाएगा t कॉज ऑफ थीटा। तो जो ट्रांसवर्स फोर्स मतलब जो ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स नेट लग रही है, अगर आप देखें तो अपर डायरेक्शन में t साइन ऑफ थीटा प्राइम है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में t साइन ऑफ थीटा है। तो ये ऑब्वियसली इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, तो ये कोई नेट फोर्स डेल्टा एफ क्रिएट करे, ठीक है। तो थीटा प्राइम एंगल वो है जो स्ट्रिंग बना रहा है जेड डायरेक्शन के साथ एट पॉइंट जेड प्लस डेल्टा जेड, और थीटा वो एंगल है जो एट पॉइंट जेड बना रहा है स्ट्रिंग। तो इस केस में आपके पास जो है यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स जो डिस्प्लेस करी है फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑन द सेगमेंट बिटवीन जेड एंड जेड प्लस डेल्टा जेड, वो इसके बराबर हो गई। अगर हम ये सपोज कर लें कि जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है इस फोर्स की वजह से इन स्ट्रिंग वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ये जो एंगल्स हैं मतलब वो मेन पोजीशन से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल है, इसलिए फिगर के अंदर काफी ज्यादा बड़े करके दिखाए हुए। तो अगर आपके पास थीटा जो है वो स्मॉल हो तो आपको पता है कि आप ले सकते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब इट इज क्लोजर टू 0 अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। तो थीटा इज स्मॉल इनफ, फिर साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एफ जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बराबर हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्राइम माइनस tan ऑफ थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बताया tan थीटा जो होता है वो आपके पास डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो अगर आप इसको देख लें, ये f है और ये z है,
तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव होगा वो tan थीटा के बराबर होगा f का विद रिस्पेक्ट टू z। तो जो tan थीटा प्राइम है वो डेरिवेटिव होगा f का विद रिस्पेक्ट टू z एट z प्लस डेल्टा z, और जो tan थीटा है वो डेरिवेटिव होगा f का विद रिस्पेक्ट टू z एट z। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दें। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के अंदर डेल्टा f इक्वल टू दिस tan ऑफ थीटा प्राइम माइनस tan ऑफ थीटा, एंड देन फिर यहाँ पे आप पार्शियल f ओवर पार्शियल z, z प्लस डेल्टा z माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल z, z, एंड देन फिर उसके बाद आपको ये बात पता है कि जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो आपके पास डेफिनेशन होती है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसी का डबल डेरिवेटिव ले लूं तो ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये वाली जो चीज है एक्चुअली वो अगर आप देखें तो ये चीज बन रही है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर। तो फिर हमने इस वाली जगह पे इस वाली चीज की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली इसमें लिमिट भी आती है। ठीक है, तो वो तो हमने वैसे भी इंक्लूड ऑल में, क्योंकि हमने वैसे डेफिनेशन में तो ये लिमिट आती है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में तो हमारे पास ये लिमिट आ रही होती है, लेकिन ये चीज हमने ऑलरेडी वैसे ही इंक्लूड कर ली है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट में कहा था कि डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो लेकिन खैर वो डेल्टा जेड के ऊपर तो हमारी लिमिट नहीं थी, वो तो हमारी जो है वो उस पर थी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा जेड के ऊपर लिमिट भी होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जब आपकी बुक में उन्होंने ये चीज़ इसके बराबर ली है तो फिर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली का निशान भी बीच में डाला, एग्जैक्टली इक्वल का नहीं किया, क्योंकि लिमिट वाला फैक्टर भी बीच में आ रहा होता है। तो आपके पास जो डेल्टा एफ फाइनल आया वो फिर आपके पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो म्यू है, अगर हम डिफाइन करें एक म्यू जो कि हम कह रहे हैं कि मास पर यूनिट लेंथ है, तो हमारे पास जो डेल्टा एफ है, ठीक है, जो हमारे पास डेल्टा एफ है वो हमारे पास बराबर किसके होगा, वो हमारे पास अगर हम टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में इसे लिखना चाहते हैं तो वैसे नॉर्मली हम अभी इस वाली बात को अगर आप छोड़ दें, आप सिर्फ डेल्टा एफ को देखें तो हमारे पास होता है वैसे मास जो सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स होती है मास टाइम एक्सेलरेशन। तो अगर हम म्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं और हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है वो टाइम डेरिवेटिव होती है, और यहाँ पे अगर आप टाइम डेरिवेटिव को देखना चाहें तो वो किसके बराबर है, किस चीज का टाइम डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली स्पीड का टाइम डेरिवेटिव। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। इन अदर वर्ड कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है जो जेड का फंक्शन है, और मतलब एक एफ गिवन है जो जेड का फंक्शन है, तो अगर आप उस की किसी पॉइंट के ऊपर भी अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो अगर हम उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर हम इसका का 2 दफा, क्योंकि ये एफ जो है ये किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बता रहा है, क्योंकि ये जेड एंड टी का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट जिसके ऊपर भी मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहती हूँ, उस पॉइंट के ऊपर या उस पोजीशन के ऊपर,
मैं जो हूँ इसका डबल डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास वो एक्सेलरेशन हमें देगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो तो आपके पास इस फंक्शन के डबल डेरिवेटिव से आ जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि जो मास है, जो कि हमने उसको म्यू की फॉर्म में लिखना है, और हमने कहा म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो हम जो है वो आपके पास अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करें कि अगर वो z से लेके z प्लस डेल्टा z तक आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा z है। तो ये हम लोगों के पास लेंथ जो है वो हमने कंसीडर करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो मास पर यूनिट लेंथ अगर आप उस हिसाब से देखें, तो इस केस में लेंथ हम जो है वो डेल्टा z ले रहे हैं। तो हमारे पास जो m है वो रिप्लेस हो जाएगा म्यू डेल्टा z से। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, जो डेल्टा एफ फोर्स है हमारे पास, वो हमारे पास बराबर होगी, मास की जगह होगा म्यू इंटू डेल्टा z। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह आएगा पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो हमारे पास अब जो दो इक्वेशन आई हैं, एक डेल्टा एफ की इक्वेशन आई है टी पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर डेल्टा जेड, और एक हमारे पास डेल्टा एफ की न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे पास आई है म्यू डेल्टा जेड पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जेड दोनों में आ रहा है। तो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों के बराबर ही है, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो टर्म्स हैं डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड दोनों में आ रहे हैं, जो डिफरेंट चीजें हैं वो इक्वेट हो जाएंगी। मतलब टी पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा म्यू टाइम पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर के। तो इन अदर वर्ड आपके पास जो पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा म्यू ओवर टी पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये जो है बेसिकली अगर आप देख लें तो हमारे पास इस चीज को अगर हम इसको देखें तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये टेंशन है, तो इसका जो आपके पास ये बराबर आता है 1/v स्क्वायर के, क्योंकि आपने v देखा हुआ है, स्पीड ऑफ वेव थ्रू अ स्ट्रिंग जो होती है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा t ओवर म्यू, इम्प्लाइज दैट आपके पास 1/v स्क्वायर बराबर हो जाएगा म्यू ओवर t। तो ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर अ स्मॉल डिस्टर्बेंस ऑन द स्ट्रिंग हमारे पास ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी वेव, ठीक है, ऑफ फॉर्म एफ। तो ये जो है इस वेव इक्वेशन को कहते हैं हम क्लासिकल वेव इक्वेशन, और ये जो है इसका जो सोल्यूशन होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो आपके पास इस फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब जितने भी सोल्यूशन इस फॉर्म में होंगे z माइनस वी टी की फॉर्म में, वो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑल फंक्शन दैट डिपेंड ऑन द वेरिएबल z एंड t इन द स्पेशल कॉम्बिनेशन z माइनस वी टी। ठीक है, तो मतलब जो भी इसके जितने भी इस तरह की वेव्स होती है उसके जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में होंगे। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये जो ये फंक्शन है रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेव को जो कि z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v, और ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, अगर हम इसको फर्दर देखें तो अगर हम लोग जो है g z माइनस वी टी के अंदर अगर हम u को z माइनस वी टी ले लें, ठीक है, और हमारे पास f जो है वो हमारे पास बराबर है, f फंक्शन है z एंड t का, और वो बराबर है g z माइनस वी टी के। तो अगर हम f को विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे मैं g को भी दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू z लेस पोज डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, और फिर मैं ये कह रही हूँ कि ओब्वियसली ये g जो है वो u का फंक्शन है, तो मैं इस पे चेन रूल अप्लाई कर लूँ। ठीक है, और ये जो u है इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z जो है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा पार्शियल g बाय पार्शियल u के। और इसी तरह अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड पे, फिर अगेन उस पे
चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर लें। माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी जो है वो आ जाएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल यू और साथ माइनस बी आ गया। तो आपके पास जो है ये चीज आ गई पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड बराबर हो गया पार्शियल जी बाय पार्शियल यू के, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी बराबर हो गया माइनस बी पार्शियल जी बाय पार्शियल यू। और उसके बाद पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर, अगर दोबारा से एक दफा और सेकंड डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, तो अगेन इसके ऊपर आप चेन रूल अप्लाई कर लें। तो आपके पास हो जाएगा इसके बराबर आ गया। और पार्शियल यू बाय पार्शियल जेड हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 1 के बराबर है। उसी तरह अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास अगेन चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो डी स्केयर ऑफ जी ओवर डी यू स्केयर जो है वो बराबर हो गया पार्शियल स्केयर ऑफ ओवर पार्शियल जेड स्केयर। और पीछे जो हमने वेव इक्वेशन क्लासिकल वेव इक्वेशन लिखी है वो उससे अगर आप देखें, या फिर अभी खैर उसको ना देखें, सॉरी आप यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें 1 ओवर वी स्केयर पार्शियल स्केयर ओवर एफ ओवर पार्शियल टी स्केयर, ये बराबर डी स्केयर ऑफ दिस एंड डी यू स्केयर। तो ये इसके बराबर है। तो ये वही इक्वेशन आ गई है जो हमने पहले निकाली थी। तो नोट शेयर जी यू कैन बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन वट एवर, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकता है जी यू, मतलब अब हमने जी यू लेके उससे भी हमने ये वेव इक्वेशन निकाल के देख ली, लेकिन डिफरेंशिएबल हो मतलब जो डिफरेंशिएट हो सके। अगर डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करिए विदाउट चेंजिंग शेप तो वो उस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन टी फंक्शन ऑफ जेड माइनस टी ही सिर्फ ऑनली सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये एक सोल्यूशन है लेकिन ये ऑनली सोल्यूशन नहीं है। मतलब द वेव इक्वेशन इन्वॉल्व द स्केयर ऑफ वी, हमारे पास वेव इक्वेशन है क्योंकि वी का स्केयर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का साइन चेंज करने से आपके पास एक और सोल्यूशन की फॉर्म भी आ सकती है, और वो जो है वो आपके पास है ये फॉर्म। तो इस केस में हम लोग ये कहेंगे कि वेव जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए। जब आपके पास सोल्यूशन जेड माइनस वी टी के फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए, और इस केस में नेगेटिव। ओके, हमारे पास दूसरा जो फॉर्म इसकी सोल्यूशन की हो सकती है वो हमारे पास ये फॉर्म हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है अगर हम उसकी नेगेटिव जेड डायरेक्शन ले लें तो हमारे पास ये फॉर्म भी हो सकती है, और ये हमारे पास फिजिकल ग्राउंड के ऊपर सोल्यूशन पॉसिबल भी है। वेव पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। What is perhaps surprising is that most general solution to the wave equation is the sum of the wave to the right and to the left. तो हम इसलिए जनरल जो सोल्यूशन हम लिखते हैं ना, फिर उसके अंदर हम दोनों को सम करके लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास वेव ट्रैवलिंग टू द राइट प्लस वेव ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट आ जाएगा। तो ये जो वेव इक्वेशन है ये लीनियर है,
और सम ऑफ एनी टू सोल्यूशन इज सेल्फ अ सोल्यूशन, मतलब इंडिविजुअली भी सोल्यूशन हो सकते हैं, जो दो सोल्यूशन हैं वेव फ्रैक्ट, ये भी इंडिविजुअली भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और उनका